हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 देख चुके हैं। चैप्टर 2 में हमारा जो टॉपिक है वह है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने पहले चैप्टर में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ जो होते हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ है। मूल रूप से पदार्थ जो है पंच तत्व से मिलकर बना होता है, ये हमने पढ़ा था। ओके, पंच तत्व से मिलकर बना होता है। तो अब इसी पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और शुद्ध कैसे होते हैं, या फिर अशुद्ध होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे जो एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में पहला टॉपिक आपका है मिश्रण क्या है। तो मिश्रण जो होता है जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, कौन सा तत्व, शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण जो होता है आपका एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है, तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है, वो आपका मिश्रण कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के प्रकार। ओके, मिश्रण हमने देख लिया कि दो बोले या एक से अधिक शुद्ध तत्व। ओके, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिल के बना होता है मिश्रण। और मिश्रण जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम आज मिश्रण के बारे में देखेंगे आगे। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें 4 टाइप के मिश्रण को लिया गया है। जिसमें पहला टाइप में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण लिया गया है। ओ में, टाइप ओ में जल और कॉपर सल्फेट का चूर्ण लिया गया है। बॉ में आपका 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, और बॉ में ये दोनों आपस में मिल गए हैं, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। और आगे का जो है आपका कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग साधारण नमक के साथ मिलाया गया और ग्रुप 100 और 2 बनाया गया। ओके, तो वही अब आगे यहाँ पे बात किया गया, इस पर एक रिपोर्ट बनाया गया कि पहला जो 2 ग्रुप था ओ और बो वाला, जिसमें जल और कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया गया था, इससे जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक निकला समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि इस तरह के मिश्रण में क्या होते हैं कि इसकी जो बनावट होती है समान होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं समांगी मिश्रण में कि इसके जो होते हैं सभी जगह संगठन एक समान होते हैं। क्या होते हैं, सभी जगह संगठन एक समान होते हैं। ओके, और साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण हुआ है, समांगी मिश्रण जो आपका हुआ है जिसमें क्या होता है कि कोई दो पदार्थ जो है, दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं समान रूप से, आपस में समान रूप से मिल जाते हैं, समान रूप से मिल जाते हैं, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कह के संबोधित करते हैं। तो विलयन आपका एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे देखिए, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं, तो विलयन को ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दो पदार्थ जब आपस में समान रूप से मिलते हैं, जैसे आप जल और चीनी को जब मिलाइएगा तो दोनों आपस में घुल जाते हैं, आपस में दोनों घुल जाते हैं, तो ये आपका समांगी मिश्रण हुआ। ओके, क्या हुआ, ये समांगी मिश्रण हुआ, जल और चीनी का घोल। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में जल और कॉपर सल्फेट का चूर्ण को घोला था, ठीक, वहीं हम इसके विपरीत देखें ग्रुप 100 और 2 जो मैंने लास्ट में बताया था, जिसमें आप देखे थे कि ग्रुप और 100 और 2 में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को अलग अलग साधारण नमक के साथ मिलाया गया तो ये आपस में नहीं मिलते हैं। इस कारण से क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात अगर करें तो इसमें देख सकते हैं कि यह जो होता है कि पूर्ण रूपेण आपस में मिलता नहीं, और इसे हम अंश भौतिक दृष्टि से पृथक देख सकते हैं। दैट मीन्स दूर से ही दिख जाएगा आपको कि आपस में मिला नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे का क्रियाकलाप किया गया है, इसमें क्या बताना चाह रहा है देखते हैं। तो समूह ओ में क्या किया गया, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए गए हैं। बो में क्या, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया गया। ठीक है, 100 में चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा लिया गया, और डॉ में दूध या सिहाई का कुछ बूंद लिया गया है। ओके, अब छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहा गया। ठीक है, ये जो लिया गया है इस सबको क्या किया गया है, जल में मिलाया गया है। तो जल में मिलाने के बाद क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि अ और ब जो था हमारा कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट का चूर्ण, ये 1 चम्मच कॉपर सल्फेट ये चूर्ण, ये दोनों क्या होता है, आपस में जल में घुल जाते हैं, इसलिए और बो क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, और बो विलयन बनाते हैं। और 100 में क्या है कि चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा है। तो ये 100 जो है आपका चौक का चूर्ण है, जो क्या होता है, तो 100 वाला जो है ये निलंबन बनाता है, और निलंबन जो होता है यह पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में। ओके, और ये नीचे जाके जम जाएगा, और इसे हम आसानी से छान सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, नग्न आंखों से आप इसे देख सकते हैं। जबकि डॉ जो कोलाइड, जिसमें हम क्या मिला रहे हैं, दूध या स्याही का बूंद मिला रहे हैं, ये कोलाइड बन जाता है, कोलाइड विलयन बना देता है।
कोलाइड क्या बना लेता है, बिलियन बना लेता है, क्योंकि ये मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है, इसलिए कोलाइड बिलियन इसको बोलते हैं। अब हम आगे बिलियन, निलंबन और कोलाइड इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बिलियन, निलंबन और कोलाइड बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ है, छानने की प्रक्रिया को हम लोग निस्यंदन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में इसको फिल्ट्रेशन बोला जाता है। निस्यंदन, छानने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बिलियन क्या है। बिलियन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, क्या समांगी मिश्रण मतलब समान भाग से संगठित रूप से जो हो उसको हम लोग बिलियन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नींबू जल, नींबू और जल क्या है, बिलियन का उदाहरण है। सोडा जल, ये भी क्या है, बिलियन का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है, क्योंकि बिलियन क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, जो आपस में आसानी से घुल जाए वो क्या है, समांगी मिश्रण है और एक प्रकार का बिलियन है वो। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या मिश्र धातुएं भी बिलियन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये जो मिश्र धातुएं जो होती हैं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिनमें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर। जैसे पीतल में जिंक और कॉपर का मिला हुआ रूप है, तो जिंक उसमें 30% और कॉपर 70% का मिश्रण होता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि बिलियन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू और जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस बिलियन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। लेकिन यहाँ मिश्र धातुओं में क्या होता है कि अलग अलग रहते हैं, जबकि ये धातु के समांगी मिश्रण है। ओके, आगे देखेंगे, किसी बिलियन के दो भाग होते हैं, पहला तो विलायक होता है और दूसरा विलय होता है। विलायक उसको कहते हैं जो अपने में किसी चीज़ को घुला लेता है, और विलय उसको कहते हैं जो घुल जाता है। ओके, तो जो घुल जाता है, और हमेशा याद रखिएगा विलायक जो होता है विलय से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। विलायक जो होता है विलय से बड़ा होता है। ओके, तो ये हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। अब चीनी और जल की हम बात करें तो चीनी घुलता है जल में, तो यहाँ जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं तरल। तरल में किसका, ठोस का, तरल में एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी ठोस है, उसका उदाहरण है, जहाँ पे चीनी विलय है जो कि घुलता है, और जल क्या है, विलायक जो घुलाता है अपने अंदर। ओके, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये अगला जो है एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं, तो ये पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन किसका मतलब विलयन है। तो टिंचर आयोडीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो आयोडीन और एल्कोहल से मिलकर बना होता है। BBI है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, जहाँ पे आयोडीन विलय है और एल्कोहल क्या है, विलायक है। ओके, अब आगे देखेंगे, बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। तरल, ये सब में क्या होता है, तरल में गैस, मतलब तरल बोले तो विलायक हो गया। ओके, विलायक हो गया, और गैस यहाँ आपका विलय हो गया। ओके, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जबकि जल विलायक है। वहीं हम बात करें वायु गैस का, तो गैस का विलयन, वायु गैस में गैस का विलयन है वो मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन विलायक कौन है, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन विलायक है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जो बाद बाकी कोई अपने अंदर रखता है, ऐसा माना गया है। ओके, विलयन के गुण की अगर बात करें तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। विलयन का व्यास 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। से भी क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए ये आंख से देखे नहीं जा सकते हैं। ओके, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ओके, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन जो है अस्थायी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चीज़ निकलता है, विलयन क्या है, आपका अस्थायी है। विलयन अगर अस्थायी है तो आपका समांगी मिश्रण भी क्या है, आपका समांगी मिश्रण भी अस्थायी है, या आप कोलाइड को भी अस्थायी बोल सकते हो। कोलाइड भी आपका क्या है, समांगी मिश्रण है, और ये क्या है, अस्थायी है। अस्थायी उसको बोला जाता है जो घुल जाए, पूरा पूरा घुल जाए, ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि निलंबन आपका अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। ओके, निलंबन आपका अस्थायी नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा पूरा नहीं घुलता है। अगर पूरे अच्छे तरीक़ों से घुल जाता तो वो अस्थायी होता। ओके, चलिए अब आगे देखें, हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता। सांद्रता की बात करें तो यह दो तरह के होते हैं। तो ये विलय की सांद्रता जो होती है दो प्रकार की होती है, एक को हम तनु बोलते हैं और एक को हम सांद्र बोलते हैं, या इसी को सांद्र को ही संतृप्त बोला गया। क्या बोला गया, संतृप्त बोला गया, और तनु को आप असंतृप्त बोल सकते हो। ओके, अगर हम यहाँ बात करें तनु और सांद्र की, तो ये जो होता है विलयन में मौजूद विलय के पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ओके, कि वो तनु है या सांद्र है। ओके, तो तनु क्या होता है कि जिसमें विलय की मात्रा जो है कम होती है। विलय की मात्रा मतलब घोलने वाले, जिसको हम घोलना चाहते हैं, जैसे जल में हम चीनी घोलना चाहते हैं तो चीनी कम हो जल में, तो उसको बोलते हैं तनु विलयन। ओके, और सांद्र की बात करें तो उसमें जितना जल में चीनी, मान लीजिए 1 लीटर जल में आधा kg चीनी घुल सकता है। ओके, घुल सकता है, तो अगर हम पूरा आधा kg चीनी घोल दिए तो इसको हम बोलेंगे
सांद्र सांद्र विलयन बोलेंगे। अगर आधा केजी से कम कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। ओके, तो यही इसी से पे डिपेंड करता है, किस पे, विलय के पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है, तनु और सांद्र। बाद बाकी वही दिखाया गया क्रियाकलाप में, वही बताया गया है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्रियाकलाप में बताया गया कि 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म कर दिया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से ये भी निकलता है कि अगर आप विलयन को गर्म कर दोगे ना, विलयन को अगर आप गर्म कर दोगे तो इससे क्या होगा, उसमें जो घुलने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। ओके, घुलने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ वही दिया गया कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय के पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, विलय पदार्थ की वह मात्रा है जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब कितना घुल सकता है, वही घुलनशीलता, किसी विलयन में कितना विलय पदार्थ घुल सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, या तनुकृत बोल सकते हैं उसको, तनु विलयन है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे विलयन की मात्रा को, यहाँ पे सांद्रता को दिखाया गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, विलयन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता के बारे में बताया गया है, जो कि द्रव्यमान या आयतन को लेके बताया जा रहा है। तो इसके 2 फार्मूले हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। या तो आप विलयन नीचे में टोटल ले लीजिए, विलयन 5 लीटर का विलयन है, 10 लीटर का विलयन है। ओके, 10 लीटर के विलयन में आप कितना चीनी मिला रहे हो, जल 10 लीटर जल है, उसमें हम अगर दो मिला रहे हैं, ओके, 2 मिला रहे हैं, 2 kg चीनी मिला रहे हैं, तो उसका सांद्रता जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ओके, 1/5 हो जाएगा सांद्रता। एक तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब ये बताइए, दूसरा आप ये ऐसे निकाल सकते हो कि विलय का मात्रा और विलायक की मात्रा। तो विलय की मात्रा क्या है और विलायक की मात्रा क्या है, तो दूसरा आपका ये हो जाएगा कि विलय की मात्रा जो आप घोल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो, उसको नीचे रख लीजिएगा। तो इस तरह से 2 फार्मूला से आप विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फार्मूला भी दे सकता है। यही 2 विधियाँ हैं इसकी निकालने की। और बाद बाकी यहाँ पे जो भी है, द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ द्रव्यमान रख लिया, और आयतन बोलेगा तो आयतन रख लेंगे हम लोग। बाद बाकी ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह है, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। चलिए आगे हमारा टॉपिक है निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, विषमांगी घोल है, जो आपस में घुलता नहीं, भौतिक रूप से आपको दिखेगा कि ये घुला हुआ नहीं है। ओके, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ओके, ठोस क्या होता है, जब मिलाइएगा आप कोई ठोस और द्रव को, तो ठोस परिक्षेपित हो जाता है, बिखर जाता है, उसको निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिसमें विलय पदार्थ का कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टिक से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं, निलंबन को क्या आंखों से देख सकते हैं। तो इसका गुणधर्म क्या होता है, यह विषमांगी होता है, आंखों से देखा जा सकता है। प्रकाश की किरणें को ये क्या कहलाता है, फैला देता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण क्या नीचे की ओर बैठ जाता है, अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। यहाँ अस्थायी और अस्थायी अभी मैंने तुरंत ही बताया थोड़ा देर पहले। अस्थायी और अस्थायी का मतलब हुआ कि अगर पूरा तरह से घुल जाए विलयन, तो वो क्या कहलाता है, अस्थायी कहलाएगा। अगर नहीं घुले तो वो अस्थायी कहलाएगा। निलंबन में नहीं घुलता है, इसलिए अस्थायी होता है। और इसे हम छानन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं, किसको, निलंबन को। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन रुक जाता है। इसमें क्या होता है, सभी कण नीचे अगर बैठ गए तो विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ओके, और प्रकीर्णन रुक जाएगा। तो निलंबन से हम लोग ने इतना देख लिया। अब हम लोग चलेंगे कोलाइड। कोलाइड विलयन क्या है? तो कोलाइड विलयन की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी हम बात करें तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, समान रूप से, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। ओके, और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार जो होता है इसमें क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के कारण ये क्या होते हैं, समांगी प्रतीत होते हैं। मिश्रण जो होते हैं समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वास्तविकता में ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो कोलाइड देखिए यहाँ पे बताया गया है, हम लोग तो ऐसे समांगी मिश्रण बोल रहे थे, सॉरी, ये मैंने समांगी लिख दिया था। ये समांगी जो है विलयन के केस में था, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ओके, विलयन, लेकिन यहाँ कोलाइड की बात कर रहे हैं। तो कोलाइड विलयन जो होते हैं, दिखते आपको जो है, दिखते हैं ये समांगी जैसे, लेकिन होते हैं ये विषमांगी। क्या, विषमांगी होते हैं। दिखेंगे समांगी, मतलब ऐसा लगेगा कि ये मिले हुए हैं, समांगी मिश्रण मतलब आपस में समान रूप से मिले हुए हैं। जैसे दूध को देख के कोई बोलेगा कि उसमें जो कण जो है नहीं मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में कण जो होते हैं नहीं मिले हुए होते हैं। वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि कोलाइड विलयन जो होते हैं, ये दिखता है समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है, और वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स। ठीक है, अगर मैं पहले समांगी मिश्रण बोला होगा कोलाइड को तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं होता है, वास्तविक रूप में यह विषमांगी होता है, लेकिन प्रतीत होता है समांगी मिश्रण जैसा। ओके, वहीं यहाँ पे दिखाया गया है
कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से देख नहीं सकते हैं, सही बात है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देता है। ये क्या करता है, प्रकाश का परिकिरणन करता है। ओके, और इसी के कारण जो होता है टिंडल प्रभाव हमको दिखने को मिलता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये खोज किसने किया था, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इसको, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ओके, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, और बी जो है, बी दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कण जो है वो जाके नीचे बैठ जाता है। क्या होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, जबकि दूध और पानी का मिश्रण जो है ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो कण जो है दूध और पानी, क्योंकि दूध में जो कण होते हैं समांगी नहीं होते, विषमांगी होते हैं, और वो आप हमेशा क्या होते हैं, समान रूप से, ऐसा लगता है समान रूप से वो फैले हुए रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, वो प्रकाश को फैला देते हैं। इस कारण से हमें क्या लगता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक इसी तरह एक घने जंगल से आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है और वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं। तो घने जंगल वाला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है टिंडल प्रभाव पूछ देगा किस इफेक्ट से संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ओके, साथ में यहाँ से एक कमरे के छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तब हम वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, कमरे के छिद्र से जब आएगा प्रकाश तो वहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। घने जंगल से जो आता है वहाँ पे हम लोग टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। ओके, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ कोलाइड के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चार्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चार्ट को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके रखा है, इस चार्ट को, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये BVI है। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल RR एग्जाम वॉरियर्स है, मारिएगा तो आ जाएगा, वॉरियर्स। ओके, और अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8340759453 इस पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8340759453, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं हम लोग। कोलाइड के समान उदाहरण बहुत ही अच्छा। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ठोस में देखेंगे, इसमें क्या दिखाया गया है, परिक्षेपण माध्यम। ठोस में मतलब जिसमें परिक्षेपण माध्यम मतलब डैट मीन्स विलायक। ओके, डैट मीन्स विलायक, जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं और ये आपका विलय हो जाएगा, जिसको घोलना चाह रहे हैं। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, ये बांटा हुआ ऐसा है नहीं वास्तव में, ये हमने पहले से करके रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, इन 3 पार्ट को हम ऐसे ही याद करना है। अब ठोस में जब ठोस को मिलाएंगे तो इस हमें क्या प्राप्त होता है, सोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोल प्राप्त होता है। ठोस में ठोस मिलाने से हमें सोल प्राप्त होता है, जैसे रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ये ठोस में ठोस को मिलाने से होता है। ओके, अब देखिए ठोस में जब ठोस मिला दिया, अब दूसरा द्रव मिलाएंगे तो हमें जेल प्राप्त होगा। ठीक है, और गैस मिलाएंगे तो हमें फोम प्राप्त होगा। तो याद कीजिए, ठोस को दिमाग में रखिएगा और एक बार ठोस मिलाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, सोल प्राप्त होगा, ठोस सोल प्राप्त होगा। ओके, और एक बार द्रव मिलाइएगा तो जेल प्राप्त होगा, और गैस मिलाइएगा तो फोम प्राप्त होगा। ओके, तो ये तीनों एक साथ। ओके, जेल का उदाहरण जेली, पनीर और मक्खन है। एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही आपका है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूछता है। ओके, जेली, पनीर, मक्खन, ये आपका ठोस में जो है द्रव को मिलाया गया है। ठीक है, ठोस में जो है द्रव को मिलाया गया। ओके, अब देखेंगे फोम की बात करें तो इसमें फोम में फोम आता है, रबर आता है, स्पंज आता है, प्यूमिस आता है। ओके, अब हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट में द्रव की ओर। तो द्रव में जब ठोस को मिलाते हैं, सबसे पहले क्या मिलाएंगे, ठोस, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोल प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या था, ठोस में ठोस मिला रहे थे तो ठोस सोल प्राप्त हो रहा था, लेकिन द्रव में जब हम ठोस मिलाएंगे तो हमें सोल प्राप्त होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक प्रकार का सोल है। कीचड़ भी आपका क्या है, एक प्रकार का सोल है। ओके, और जब हम द्रव में ठोस मिला दिया, अब द्रव में हम द्रव मिलाएंगे तो ये हमें इमल्सन होता है। द्रव में द्रव मिलाएंगे तो इमल्सन होता है। दूध, फेस क्रीम, ये सब क्या इमल्सन का उदाहरण है। वही हम द्रव में जब गैस मिलाएंगे तो हमें फोम की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, फोम की प्राप्ति होगी। और शेविंग क्रीम जो है आपका फोम है। ओके, शेविंग क्रीम क्या है, आपका फोम है। गैस में जब अब आते हैं तीसरे में, गैस में जब ठोस मिलाएगा तो हमें एरोसेल, और गैस में द्रव मिलाएगा तो एरोसेल होगा। दोनों गैस वाले कंडीशन में याद रखिएगा हमें क्या मिलता है, एरोसेल मिलता है। दोनों कंडीशन में गैस नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। गैस में ठोस और गैस में द्रव, दो चीज़ मिला रहे हैं, दोनों में हमें एरोसोल ही मिलता है। जिसमें ठोस वाला जो है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट जो निकलता है एग्जॉस्ट से बाहर, वो हो गया। और द्रव वाला में कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे ही कोलाइड के गुणधर्म बताएंगे। ये देखिए जंगल वाला टिंडल प्रभाव बताया गया है, ये टिंडल प्रभाव के कारण प्रकीर्णन हो रहा है। कोलाइड के गुण, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे हम आँख से देख नहीं सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ओके, और ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि, अपकेंद्रीय तकनीक, तो कोलाइड विनियल को हम लोग अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वही चीज़ मैं जो ऊपर बता चुका हूँ कि विलय को क्या बताया गया, डिस्पर्स फेज बताया गया, प्रक्षेप अवस्था बताया गया, जबकि विलायक को आपका प्रक्षेपण माध्यम बताया गया है। ओके,
कोलाइड का प्रक्षेपण माध्यम जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ओके, तीनों में हो सकता है, जैसा कि आपका वो चार्ट में बताया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के बारे में, कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है रंग वाले घटक, जिसको हम डाई बोलते हैं, को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बाष्पीकरण। इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग बाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि पानी में जो रंग मिला होता है, पानी आराम से क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है और रंग से स्याही बच जाता है। ओके, इस तरह से हम लोग बाष्पीकरण से अलग कर सकते हैं। ओके, अब आगे 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 का आपका है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है। तो दूध क्या है आपका, कोलाइड है। और अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि कोलाइड जो होता है ये आपस में दिखते समांगी जैसे, लेकिन वास्तव में ये विसमांगी होते हैं। और कोलाइड वाले जो मिश्रण होते हैं ये समान रूप से मिले होते हैं। और इसको अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीय यंत्र का यूज, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का यूज करते हैं। दूध से मक्खन निकालने के लिए वगैरह वगैरह इसका यूज होता है। ओके, ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि तेज़ी से घुमाया जाता है इसको। ओके, और तब भारी कण नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह से हम अलग कर लेते हैं अपकेंद्रीय। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए, जांच प्रयोगशाला में, रक्त और मूत्र के जांच में। ओके, रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने के मशीन वगैरह में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग होता है। रक्त वाला थोड़ा अच्छा है, बाद बाकी तो कपड़ा वाला जानते ही थे, क्रीम वाला जानते ही थे। ओके, तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील की अगर बात कर रहा है तो अघुलनशील जैसे जल और मिट्टी का तेल। ओके, तो इस तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए हमें इस तरह का क्या चाहिए, सोर्स चाहिए इस तरह का, जिसमें क्या होगा कि उलट के रखा जाता है इसमें, और नीचे इस तरह से स्टॉप कॉर्क लगा रहता है। जब भी तेल और जल की अगर हम बात करें तो पानी नीचे चला जाता है और तेल जो है ऊपर तैरते हुए रहता है। और स्टॉप कॉर्क की मदद से हम जब इसको बाहर निकालते हैं, पानी जब पूरा पानी निकल जाता है बाहर की ओर, तो क्या होता है, पानी अलग हो जाता है। और जैसे ही तेल निकलने लगता है हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। इस तरह से हमें पानी और तेल को बाहर निकाल लेते हैं। इसका प्रयोग इस तरह के मशीन का प्रयोग जो होता है अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। ओके, और यह जो होता है ये आपके घनत्व के सिद्धांत पे काम करता है। घनत्व के सिद्धांत पे, किस पे, घनत्व के सिद्धांत पे। क्योंकि क्या होता है कि आपस में नहीं मिलने वाला जो द्रव जो होता है अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में विभक्त हो जाता है। इस कारण से हम इस मशीन के यूज से अलग कर लेते हैं। आगे चलेंगे, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। ओके, तो यह सब्लिमेशन हम लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, नमक जो है आपका ऊर्ध्वापातन नमक का नहीं होता है, ऊर्ध्वापातन जो है नमक का नहीं होता है, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन होता है। ओके, ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना। ओके, यही आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि ऊर्ध्वापातन कैसे होता है। आप इसका एग्जाम्पल याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, इसका क्या होता है, ऊर्ध्वापातन होता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्या काली स्याही, आगे क्या बोल रहा है, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग का होता है। तो नहीं, डाई जो होता है दो कलर का होता है, एक कलर का नहीं होता है, दो कलर का होता है। और इसको अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इसमें काली स्याही में विद्यमान डायों का पृथक्करण करते हैं, काली स्याही में विद्यमान डायों का पृथक्करण करते हैं। और डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और मिश्रणों से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ओके, इस विधि को सबसे पहले रंगों का पृथक्करण करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी कहा गया। ठीक है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ होता है। ओके, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये पूछ देगा तो इस क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें रंगों का पृथक्करण करना रहता है, रंगों को पृथक करने रहता है, डायों को अलग करना है। डाई में कितने होते हैं, दो या दो से अधिक कलर होते हैं। डाई में रंगों को पृथक्करण करने के लिए इसका क्रोमेटोग्राफी का, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने के लिए, रक्त में नशीली पदार्थों को पृथक करने के लिए। तो ये लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है, बाद में ये तो रंग से रिलेटेड है, तो आप छांट लोगे कि क्रोमेटोग्राफी का यूज हो रहा है। ओके, अब आगे देखेंगे दो घुलनशील द्रव, जो मान लीजिए दो घुलनशील द्रव का मिश्रण है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग पृथक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल बहुत पूछता है, एसीटोन और जल, उनके मिश्रण को किस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं, एसीटोन और जल। तो इस दो घुलनशील द्रव्यों को हम लोग मिश्रण को अलग करने का जो विधि है वो आसवन विधि होता है, यहाँ पे बताया गया है आसवन विधि। ओके, और आसवन विधि में क्या होता है कि आसवन विधि में क्या होता है कि जिन दो पदार्थों का हम आसवन करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल एसीटोन और जल का होता है, इन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका अंतर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखिएगा, आसवन उसी का होगा जिसका क्वथनांक अंतर जो है ज़्यादा होगा। ओके, क्वथनांक अंतर ज़्यादा होगा। ठीक है,
जिससे क्या होगा कि जब हम उसको गर्म करेंगे तो जिसका जिसका पहले कम क्वथनांक होगा, क्या होगा, पहले कम क्वथनांक होगा वो पहले वाष्पित हो जाएगा, वो वाष्पित हो जाएगा, और जिसका पहले वाष्पित हो जाएगा उसके बाद वाष्पित होने के बाद दूसरा स्टेप होता है आसवन का संघनन। संघनन, ठीक है, संघनन होता है, और इसमें क्या होता है, फिर जो वाष्पित हुआ है उसको ठंडा कर लिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ये आसवन फ्लास्क है, ये वाष्पित हुआ, वाष्प इसका किधर आ गया, इधर आ गया, थर्मामीटर लगा दिया जांच करने के लिए, ओके, टेम्परेचर वाष्पित होकर इधर आ गया, इसको ठंडा कर लिया गया, ओके, ठंडा कर लिया गया, और यहाँ पे एसीटोन आ गया। एसीटोन का जो होता है क्वथनांक बहुत ही कम होता है जल की अपेक्षा, तो सबसे पहले एसीटोन वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत होकर इसको ठंडा करके अलग कर लिया गया, ओके। तो आसवन का दो प्रक्रिया होता है, आसवन विधि में दो प्रक्रिया होता है, पहला होता है वाष्पीकरण और दूसरा होता है संघनन, कंडक्शन, ठीक है, संघनन, दूसरा ये होता है संघनन होता है, पहला वाष्पीकरण दूसरा संघनन। और ये कब होता है, क्वथनांक में अंतर ज़्यादा हो तब, ये तीन चीज़ याद रखना है। और ये इसका यूज आसवन का कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ पे दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को अलग कर सके, और वो मिश्रण कैसा हो जिसका क्वथनांक ज़्यादा हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस विधि का आसवन विधि कहा जाता है, इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा घटकों के क्वथनांक के मध्य अंतर बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आश्रम का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, 25 केल्विन से कम हो दो द्रव का, जो दो द्रव का मिश्रण है उन दोनों द्रवों का क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उसको किस विधि से हम लोग अलग करते हैं, प्रभावी आसवन विधि के द्वारा करते हैं। इसमें क्या क्या आपका होता है, पेट्रोलियम के उत्पाद आ जाते हैं, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण होता है, ये प्रभावी आसवन के द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, साथ में पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों का पृथक्करण भी हम प्रभावी आसवन के द्वारा करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका क्वथनांक का अंतर जो होता है बहुत ही कम होता है। तो ये आप प्रभावी आसवन को देख सकते हो, ये यहाँ प्रभावी आसवन का बताया गया है कैसे कैसे होता है प्रभावी आसवन, ओके। चलिए आगे देखेंगे, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण है, ओके, इसके घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है, उसको वही बताया गया है कि कैसे कैसे करेंगे। तो वायु को अगर हम करना है, अलग अलग करना है, तो दाब बढ़ाया जाएगा, सबसे पहले क्या बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ाया जाएगा, और तापमान कम करके वायु को कंप्रेस्ड किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, ओके, तापमान कम किया जाएगा और दाब बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वायु जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ओके, तो इसको क्या किया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आते ही प्रभावी आसवन कॉलम से वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होता जाएगा। अब जैसे गर्म करेंगे तो जैसा जैसा जिसका क्वथनांक है उस क्वथनांक के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग क्वथनांक वाले वाष्पीकृत होते जाएंगे और अलग होते जाएंगे, ओके। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये -183 है क्वथनांक, आर्गन 186 है और इसका -196 है। तो ये अपने अपने क्वथनांक बिंदु पे गर्म होकर अलग होते जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हम प्रभावी आसवन वायु का कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, वायु के घटकों का पृथक्करण वही बताया गया कैसे कैसे किया जाएगा। पहले तो उसको कंप्रेस किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, फिर लिक्विड में बदला जाएगा, फिर धीरे धीरे जब उसको हम गर्म करेंगे फिर दोबारा, तो जिसका क्वथनांक पॉइंट होगा वो अपने आप अलग होते जाएगा। तो वही ये सब बताया गया है। इस द्रवित गैस को प्रभावी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तो वही बात बताया गया जो अभी मैंने पहले बता दिया है, ओके। चलिए, आप किसी अशुद्ध नमूनों में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करें, तो ये चीज़ देखते हैं हम लोग। तो एक चीज़ ये बताइए हमें कि यहाँ पे पूछा गया कि किसी अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। तो शुद्ध कॉपर सल्फेट यहाँ पे ठोस है, और ठोस को जब हम शुद्ध किया जाता है, ठीक है, अशुद्ध नमूने में से, तो ये क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है, क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है, इसका प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका यूज जो होता है, जल, समुद्री जल, जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। नमक जो हमें प्राप्त होता है, नमक को शुद्ध करने के लिए हमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस के विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है, ओके। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं और या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन की कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है, ओके। अब देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण होता है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है, नमक को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण, नमक को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए, फिटकरी को अलग करने के लिए वहाँ भी क्रिस्टलीकरण होता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जो चीज़ हमें दोबारा मिल जाए वो भौतिक होता है, और जो दोबारा नहीं मिले वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ओके। यहाँ भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किया, ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसा कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक इत्यादि भौतिक गुण कहा जाता है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जलना यहाँ पे क्या बताया गया, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद वो चीज़ दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो वो क्या है,
रासायनिक परिवर्तन है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मोमबत्ती, वहीं मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो ये BBI है, इसको याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रक्रिया है, मोमबत्ती का जलना दोनों प्रक्रिया है। ओके, ये आपका BBI क्वेश्चन हो गया। शुद्ध पदार्थों का क्या प्रकार है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, ये हम लोग अब देखेंगे। शुद्ध पदार्थों को, शुद्ध पदार्थ में सबसे पहला क्या तत्व है, क्या है तत्व। शुद्ध पदार्थों में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायन शास्त्र एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा कौन बोले थे, तो लेवोजियर महोदय ने बोला था तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व एक तरह के शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसके प्रकार है। तत्व साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ओके, अब धातु की बात आया तो धातु में क्या क्या गुण होते हैं। ये चमकीला होता है, चांदी जैसा सफेद, सोने की तरह पीला रंग का होता है। ये ताप विद्युत का सुचालक होता है। ये तन होता है, मतलब इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। आघातवर्त होता है, मतलब इसको पीठ के महीन चादर के रूप में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी यह बात है कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। ओके, ये द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है। अधातु है, अब अधातु का गुण यहाँ पे बताया गया। ये विभिन्न रंगों का होता है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। चमकीला, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होता है ये। ओके, ये चमकीला नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल में कौन है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है। कार्बन में कोल, कोक सब आता है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है इत्यादि अधातु के एग्जाम्पल है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म के होते हैं, जैसे मेटलॉइड या उपधातु बोलते हैं। इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि आते हैं। ओके, अभी तक तत्वों की अगर बात करें, तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इसमें से 92 तत्व, कितने तत्व, 92 तत्व जो है प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व जो होते हैं ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है, जिसमें ब्रोमीन अधातु जबकि पारा धातु है। गैलियम तथा सीजियम, ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान, कमरा का तापमान कितना, 303 केल्विन। कमरे का तापमान कितना होता है, 303 केल्विन। ये अच्छा क्वेश्चन है, कमरे का तापमान 303 केल्विन। ओके, से कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कमरे के तापमान पे कौन रहता है, कमरे के तापमान पे नहीं रहता है, उससे थोड़ा कुछ अधिक टेम्परेचर पे रहता है। कमरे के तापमान पे नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाइएगा ना तो गैलियम और सीजियम भी क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक जो होता है आपका 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ओके, नियत अनुपात, निश्चित अनुपात, इसमें क्या फिक्स रेशियो होता है। फिक्स रेशियो होता है किसमें, यौगिक में। जब यह 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमें यौगिक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे 2 यौगिक लिया गया है, मतलब यौगिक लिया गया जिसमें समूह 1, जिसमें लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाया गया। पहला समूह हो गया, ठीक है, पहला ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में क्या किया गया है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाया गया और मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म किया गया। और अब ज्वाला को हटा दे और तथा मिश्रण को ठंडा होने दे। तो पहला में सिर्फ भौतिक परिवर्तन, कुछ नहीं किया। दूसरा में क्या किया, उसको आग पे डाल दिए थे, तो यह यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओके, हटा दिया। अब क्या किए, प्राप्त सामग्री को एक भाग को कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाए, मिश्रण अच्छी तरह से मिलाए तथा छान ले। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को दोनों के साथ करें। तो इससे क्या प्राप्त हुआ कि जब हम समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस क्या हुआ, हाइड्रोजन हमें प्राप्ति हुई, क्योंकि अम्ल के साथ मिलाए थे। धातु को अम्ल के साथ जब भी मिलाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। ठीक है, वही हम समूह 2 की बात करें, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिला। क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, और यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सरे अंडे के जैसा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रंग कैसा है, सरे अंडे के जैसा है, सरे अंडे के जैसा है। ओके, तो हम यहाँ क्या देखें कि हमने यहाँ देखा कि दोनों समूह का जो गुण जो है अलग अलग है। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ था, जबकि 2 में क्या हुआ था, रासायनिक परिवर्तन हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हमें मिश्रण और यौगिक में अंतर बताया गया कि मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ओके, जबकि तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ओके, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मिश्रण हमेशा परिवर्तनीय होता है, लेकिन नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। यौगिक स्टेबल होता है। मिश्रित उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से क्या होता है, यौगिक में भिन्न होता है। घटकों को भौतिक विधियां द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ओके, किसको, मिश्रण को। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, जबकि समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। समूह 2 में क्या मिला था हमें, यौगिक मिला था। तो इतना जानिए, यौगिक क्या होता है, यौगिक का एक अपना अलग गुण होता है जो कि 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये आपने चार्ट देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पदार्थ हो गया, पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं और दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसको मिश्रण हम बोल सकते हैं। अशुद्ध में से एक समांगी और एक विषमांगी है। समान घटक वाले, उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल, ये सब आपके समान संगठन है। और समान में बालू, नमक जो मिला हुआ नहीं है, तो ये मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व सरल पदार्थ के विभक्त नहीं किया जा सकता, तत्व। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन
संयोजन, ये सब को विभक्त नहीं किया जा सकता। यौगिक की बात करें तो नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि वगैरह है। ठीक है, यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा एनसीईआरटी DST वाले ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक ही चल रहा था, तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, तो बात तो सही बोल रहा है। बात युक्त मतलब जो हम लोग सोडा वगैरह पीते हैं ना, पे में कार्बन डाइऑक्साइड गोली होती है, ये भी बात सही है। तो 1 और 2 आपका सही है दोनों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड विलयन के संदर्भ में कथन बोल, यह एक समांगी मिश्रण है, रहता है लेकिन प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी मिश्रण है। ओके, तो ये आपका गलत है, पहला गलत है। कोलाइड का कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, सही बात है, फैला देता है। यह विलयन टिंडल प्रभाव दिखाएगा। दूध तथा पानी के मिश्रण को कोलाइड विलयन का उदाहरण बोला जाता है, सही बात है। तो 2, 3, 4 हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो कमरे की धूल और कार्बन के कणों द्वारा फैल जाती है, जिससे किरण के मार्ग दिखाई देते हैं। यह घटना निम्नलिखित में किसका उदाहरण? तो टिंडल प्रभाव, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ओके, साथ में जंगल वाला भी टिंडल इफेक्ट है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड्स के उदाहरण है? वाहनों में निकलने वाला धुआं है ही, शेविंग क्रीम है ही, पनीर भी है, बादल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब हो जाएगा, चारों का चारों आपका क्या कोलाइड, डी नंबर हो जाएगा। बादल भी आपका। ओके, यहाँ पे आपका चार्ट दे दिया है। एरोसोल ये किस में आएगा? कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं। स्वचालित वाहन का निथार जो है ये एग्जॉस्ट एरोसोल में आएगा। वहीं हम फोम की बात करें तो शेविंग क्रीम, फोम, ये सब फोम में आएगा। इमल्सन में दूध फेस क्रीम आएगा। सोल में कीचड़ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आएगा। ठोस सोल में दूध या कांच और रंगीन रत्न आएगा। वही जेल की बात करें तो पनीर, मक्खन और जेली आएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जांच में प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच अपकेंद्रीय वाला होता है। ओके, डेयरी में गाड़ी अपकेंद्रीय वाला, कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीय वाला। तो ये सब जो है अपकेंद्रीय होता है। 3 का 3 में हो जाएगा। ओके, अपकेंद्रीय वाला है। ओके, चलते हैं आगे। डाई में से रंगों का पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी द्वारा होता है ना, वही पूछ रहा है। हाँ, प्राकृतिक रंग वाला तो होगा, पिगमेंट अलग करता है। नशीली पदार्थ, रक्त में से नशीली पदार्थ को पृथक करना, सही बात है, ये भी होगा, रक्त में से नशीली पदार्थ को पृथक करना। ओके, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, ये गलत हो गया, चौथा नहीं होगा, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ए नंबर। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीकरण के विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण कहाँ किया जाता है? ठोस, अशुद्ध ठोस को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करना, तो सही बात है, ये होगा। नमक से कपूर को पृथक करना, ये ऊर्ध्वापातन नहीं होगा। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, ये होगा। ओके, 2 नंबर होगा। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, तो ये नहीं होगा, तो बी नंबर आपका 1 और 3 हो जाएगा। ओके, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक करना, ये आसवन, प्रवासी आसवन पे होता है। ओके, अब आगे देखेंगे। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया जो होती है आपकी दोनों है, भौतिक और रासायनिक दोनों है। तो यहीं पर आपका खत्म होता है। अगला टॉपिक जो है आपका परमाणु एवं अणु है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे भी। ओके, और लाइक सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ाइए, ताकि मैं अच्छे से और बनाने का प्रयास करूं, मुझे भी कुछ मिले तो थोड़ा सही रहता है ना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।